नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम फर्स्ट पेपर के अंदर 7 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जांतव रेशा रेशम। हमने जांतव रेशों के बारे में जानकारी ली थी कि वे रेशे जो जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं उनको कहा जाता है जांतव रेशा। जैसे हम नाम से ही अर्थ निकाल सकते हैं इस शब्द का। जांतव शब्द का अर्थ हो गया जंतु। इनसे मिलने वाले रेशे यानी कि ऊन और रेशम। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो रेशा है रेशम, यानी कि रेशम के बारे में पढ़ेंगे कि रेशम कैसे प्राप्त होता है, किस जंतु से प्राप्त होता है और इससे किस प्रकार से वस्त्र बनाया जाता है। हमने इससे पहले की क्लासेस में जब पढ़ा था तो रेशम के बारे में एक थोड़ा सा हमने बेसिक पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि रेशम जो है वो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट से। अब रेशम का रेशा ऐसा रेशा है जो सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे सुंदर, अलौकिक सुंदरता लिए हुए, चमक लिए हुए, महीन, बारीक, एकदम कोमल जो तंतु वाला रेशा है वो रेशा सबसे प्रमुख रेशा जिसको कहा गया है रेशम के रेशे को, यानी कि सबसे सुंदर जो रेशा रहेगा वो होता है रेशम का रेशा। अब रेशम का रेशा अगर प्राप्त करना है तो उसको किससे प्राप्त किया जाएगा? रेशम के कीट से, यानी कि रेशम कीड़े को पालना जरूरी रहेगा। उसी के माध्यम से रेशम का जो रेशा है हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने ये भी देखा कि रेशम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रचलित है? चीन में। इसकी खोज कहाँ हुई थी? चीन के अंदर हुई थी। यानी कि सबसे सुंदर अगर अच्छी प्रकृति का रेशम देखना है तो वो चीन में मिलेगा। और चीन में महारानी है एक सी लिंग ची, यानी कि सी लिंग ची जो महारानी थी वहाँ को इनको कहा जा सकता है कि ये एक तरीके से इन्होंने रेशम का जो रेशा है या रेशम की देवी इनको कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने ही रेशम के बारे में बताया था। इनका जो नाम है महारानी का सी लिंग ची जो इनका नाम है, ये एक महारानी है जिन्होंने रेशम की देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको रेशम की देवी कहा गया है क्योंकि इन्होंने रेशम के बारे में बताया था। रेशम की जो खोज हुई थी इन्होंने ही की थी। उसके अलावा रेशम का रेशा ऐसा है जिसको वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे सुंदर वस्त्र जो है वो रेशम के वस्त्र से ही बनते हैं, रेशम के रेशे से ही प्राप्त किए जाते हैं। अब अगर देखा जाए रेशम का उत्पादन, तो रेशम का जो उत्पादन है वो होता है रेशम के कीड़े से। अब रेशम का कीड़ा जो है वो रेशा कैसे देगा? तो रेशम का एक कीड़ा होता है जिसके मुख के पास में एक छोटा से महीन छिद्र रहते हैं। उन छिद्रों से एक लार निकलती है। उस लार में सेरिसिन और इस तरीके के तत्व पाए जाते हैं जिनको वो अपने शरीर के चारों ओर लपेटता है, और जब वो हवा के संपर्क में आते हैं तो वो एक कोकून में बदल जाते हैं, और उसी कोकून को जब हम प्राप्त करते हैं तो उसे रेशे में बदला जाता है या रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अब आता है रेशम कीट से अगर हमको रेशे प्राप्त करना है तो सबसे पहले इनको पालना होगा। इनके पालने को कहा जाता है सेरीकल्चर, यानी कि रेशम कीड़ों को पालना कहलाता है सेरीकल्चर, जिसमें रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और इनके जो रेशम के कुछ कीट होते हैं, मादा कीट, उनको पाला जाता है ताकि वे जब अंडे देगी उनसे रेशम के कीड़े निकलेंगे और फिर आगे की प्रोसेस की जाएगी और जिसके माध्यम से हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे रेशम के कीड़ों से का जीवन चक्र के किस तरीके से इनका जीवन चक्र निकलता है और उनसे रेशम का रेशा जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। रेशम का कीड़ों का जीवन चक्र अगर देखेंगे, सबसे पहले अवस्था आती है अंडा, यानी कि रेशम की जो मादा कीड़े हैं वे जब अगर देखा जाए तो वे 3 दिन में अंडे देते हैं। इन अंडों को अगर देखा जाए तो विशेष वस्त्र या कागज के ऊपर अंडे दिलवाए जाते हैं।
कागज पर अंडे दिलवाए जाते हैं या कोई विशेष वस्त्र पर अंडे दिलवाए जाते हैं। अब जो ये अंडे हैं, इन अंडों को हवादार स्थान पे, नमी युक्त स्थान पे, प्रकाश युक्त स्थान पर रखा जाता है, ठंडे स्थानों पर रखा जाता है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 12 से 15 दिनों के अंदर, यानी कि इसमें जो समय रहता है 12 से 15 दिनों का, उन दिनों में इसके अंदर से अगर देखा जाए तक रखा जाता है। उसके पश्चात 15 दिनों के बाद ये अंडे फट जाते हैं और इनसे जो लार्वा है वो बाहर की ओर आ जाता है। इनका समय काल रहता है 12 से 15 दिन के बाद में लार्वा बाहर आ जाते हैं। अब जब लार्वा बाहर आ गए हैं तो दूसरी प्रक्रिया हमारे पास आ जाती है लार्वा की। पहले हमारे पास में थी अंडा, अंडे से जो एक जीव निकला वो होता है लार्वा। अब लार्वा जो होता है उसकी देखभाल काफ़ी सावधानी पूर्वक करनी होती है, इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक संभाला जाता है। ये जो लार्वा होते हैं उनको किसी बांस की बनी गोल या फिर चटाई के रूप में कोई व्यवस्था की जाती है, उसके ऊपर रखा जाता है। अब ये जो लार्वा है इनको खाने के लिए शहतूत की पत्ती दी जाती है। ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। करीब जो लार्वा का वज़न रहता है उससे 38,000 से भी करीब जो ये होते हैं ना, अपनी वज़न से भी 38 गुना अगर देखा जाए, यानी कि 38 गुना पत्ते ये जो हैं वो खाते हैं। अपने वज़न से, यानी कि अगर इनका वज़न देखा जाए, जो लार्वा का वज़न रहता है उससे भी 38,000 गुना अधिक ये जो पत्ते होते हैं उनको खाते हैं और अपने खाते ही जाते हैं और अपनी वृद्धि करते रहते हैं। अब जब ये 2 से 3 बार आगे से आगे क्रियाओं में निकलते हैं तो उस समय लार्वा अपना जो रंग है वो बदलता रहता है, यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि ये जैसे जैसे वृद्धि करता जाता है उसका रंग बदलता जाता है। चौथी अवस्था जब आती है तो ये अपनी त्वचा का रंग बदल देता है और उस समय अगर देखा जाए तो इसका रंग जो होता है वो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर इसका आकार देखा जाए तो अंग्रेजी के 8 के आकार के समान इसका जो आकार है लार्वा का वो दिखाई देता है। यहाँ पे जो लार्वा है वो अपने सिर को लगातार ऊपर नीचे की ओर हिलाता है, यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि अपने जो सिर को है जब जोड़ता है वो इस बात का अगर द्योतक कहा जा सकता है कि वो आगे की जो अवस्था है उसके लिए तैयार है। वो आगे की अवस्था यहाँ पे हो जाती है प्यूपा अवस्था, जिसको कोकून की अवस्था भी कह सकते हैं। इस अवस्था में क्या करता है कि जो लार्वा ने पत्तियां खाता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, अपने रंग में परिवर्तन ला रहा है। अब इस समय वो अपने सिर को लगातार हिलाता है। अब जब वो हिलाता है तो उसके मुख के पास में एक ग्रंथि पाई जाती है जहाँ से एक तरल पदार्थ निकलता है या लार को वो स्रावित करता है। उसमें से उसके लार में फाइब्रिन और सेरेसिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। लार के अंदर फाइब्रिन और सेरिसिन नामक पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों को वो अपने शरीर के चारों ओर लपेटता रहता है, यानी कि सर को इस तरीके से घुमाता है कि जो लार निकल रही है उसको एक के बाद एक अपने शरीर के चारों ओर लपेटता जाता है। जैसे ही सेरिसिन और फाइब्रिन है वो हवा के संपर्क में आते हैं, प्रकाश के संपर्क में आते हैं, तो वो सूख जाते हैं और सूख कर कड़े हो जाते हैं। जब वो कड़े हो जाते हैं उस अवस्था को कहा जाता है कोकून की अवस्था, यानी कि अब वो कोकून बन चुका है और अभी इस समय जो कोकून है उनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब अगर देखा जाता है जब ये प्रक्रिया चलती है 3 से 4 दिन में ये 24 घंटे के अंदर इतना अधिक लार स्रावित करता है कि अपने शरीर को पूरा उसके अंदर डाल देता है, यानी कि यूँ कहा जा सकता है कोकून में बदल जाता है और ढक जाता है उसका शरीर पूरी तरीके से। अब जो लार ढक चुकी है उसकी वजह से वो कोकून में बदल गया है और इसी कोकून को कम से कम 2 या 3 दिन के अंदर जब प्यूपा अगर कहा जाए या जो लार्वा है वो अपरिपक्व अवस्था में है, उसी समय इस कोकून को गर्म पानी में डालकर मार दिया जाता है या उबलते पानी में डालकर मार देते हैं।
यानी कि जो कोकून बना है उसको उसी समय उबलते पानी में डालकर मार दिया जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर, ताकि जो कीड़ा है वो मर जाएगा और यहाँ पे जो रेशे होंगे वो अलग हो जाएंगे। अब ये जो रेशे अलग हुए हैं उन रेशों को सावधानी पूर्वक ले लिया जाता है और रेशम बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अगर जो कोकून की अवस्था है उसमें अगर उनको नहीं मारा जाता है या कुछ मादा कीट की आवश्यकता होती है तो उस समय उनको ऐसे ही रहने दिया जाता है, जिससे जो कोकून में जो लार्वा है वो परिपक्व होकर कीड़े में बदल जाता है और वो उस कोकून को फाड़कर बाहर की ओर आ जाता है। अब अगला होता है कीड़े। इसे अगर कीड़े प्राप्त करने हैं तब तो उसको छोड़ दिया जाएगा, यानी कि कोकून को रखा जाएगा ताकि कीड़े जो हैं उस कोकून को फाड़कर बाहर आ जाएंगे। अब उसके बाद की प्रक्रिया रहती है कि कोकूनों को अलग किया जाता है या कोकूनों की छटाई की जाती है। कोकूनों की छटाई का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें मादा कीट के कोकूनों को और नर कीट के कोकूनों को अलग किया जाता है। अब जो नर कीट के कोकून रहेंगे वो मादा कीट के जो कोकून हैं उनसे भारी रहते हैं, इसलिए इनको मशीनों पर डाला जाता है जो भारी होने की वजह से ऊपर ही रह जाते हैं, और हल्के जो कोकून रहते हैं यानी कि जिसमें मादा कीट है वो अलग की ओर एकत्रित होते चले जाते हैं। अब इनको दोनों को अलग अलग एकत्रित किया जाता है, यानी कि स्वचालित बेल्ट के माध्यम से इनको अलग कर दिया जाता है। फिर आता है अगली अवस्था यहाँ पर गोंद हटाना। गोंद हटाने का यहाँ पर ये मतलब है कि जब कीड़े को मार दिया जाता है तो उस अवस्था में अगर देखा जाए तो कीड़ा मरने के पश्चात में रेशे जो हैं वो उसकी लार जो है वो सूख गई होती है, जो उस समय कोकून बिखरने लगता है। अब जो कोकून बिखर रहा है उस कोकून के अंदर से रेशों को अलग करना जरूरी रहता है, और जब रेशे होते हैं उसमें मोम जो है मोम जो लगा रहता है यानी कि सेरिसिन वगैरह जो पदार्थ लगा रहता है, इसलिए उनको गर्म पानी में डालकर उबाला जाता है ताकि मोम ढीला पड़ जाता है और रेशे उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया आती है यहाँ पर रेशे लपेटना। रेशे लपेटने का मतलब ये है कि जब रेशों में से मोम निकाल दिया गया है उस समय रेशे अलग हो जाते हैं, लेकिन रेशम का रेशा इतना महीन और कोमल रहता है कि उसको एक बार में अकेले रेशे को नहीं लपेटा जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 कोकूनों के जो रेशे होते हैं 2 से 3 कोकूनों के रेशों को एक साथ में किसी भी रील के ऊपर लपेटा जाता है ताकि उसको एक साथ में अच्छी प्रकार से लपेटा जा सके, और ये जो कार्य है एक कुशल व्यक्ति या निपुण व्यक्ति के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि इसको करना इतना सावधानी पूर्वक होता है क्योंकि रेशे बहुत कोमल और महीन होने की वजह से टूट सकते हैं, इसलिए जो योग्य व्यक्ति है वही उन रेशों को एक साथ में किसी रोलर पर या गिर्री पर लपेट कर अलग कर देते हैं। उसके बाद में आता है कि इनकी गांठें तैयार करना। यानी कि जो रेशों को गिर्रियों पर लपेटा गया है उनमें से लच्छियाँ तैयार की जाती हैं, और उन लच्छियों का जो वज़न रहता है वो 5 से 10 पाउंड के करीब उन लच्छियों का वज़न रखा जाता है, यानी कि इनको अलग अलग बंच बनाकर रख दिया जाता है और इनको सिल्क फिलामेंट जो होते हैं उसके ऊपर बटाई हेतु तैयार किया जाता है। फिर अगली जो प्रक्रिया रहती है वो आती है धागा बनाना। धागा बनाना सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य कहा जाता है वो रहता है, इसमें एक कुशल योग्य निपुण व्यक्ति की आवश्यकता रहती है जो उन रेशों को आपस में बटकर उसको धागे का रूप दे दे, यानी कि उसमें एक जो व्यक्ति होता है वो सावधानी पूर्वक विभिन्न रेशों को इकट्ठा करके उसको लच्छियों को लंबे समय से गिरियों पर घुमाकर उसको ऐंठन वगैरह बल प्रदान किया जाता है और उसे एक धागा बना दिया जाता है। फिर आता है कि इसमें अगर कुछ मात्रा में गोंद लगा फिर भी रह जाता है तो उसमें से जो थोड़ा बहुत गोंद बचा है रेशों पर उस गोंद को हटाना जरूरी हो जाता है, और अगली जो प्रक्रिया है गोंद हटाना उसकी ओर इसको ले जाया जाता है।
इसमें गोंद पूरी तरह से जब नहीं हटा होता है तो इसको गोंद हटाने के पश्चात अगर देखा जाए तो उसको हल्का सा गर्म पानी में उबाल के उस गोंद को निकाल दिया जाता है, साफ सफाई की जाती है ताकि वो गोंद जो है उस रेशे पर से निकल जाए। अब इन रेशों को गोंद निकलने के बाद मुलायम, चिकने, चमकदार ये रेशे दिखने लगते हैं, कोमल हो जाते हैं और साथ में इसमें प्रत्यास्थता, लोचता, प्रतिस्कंदता के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। फिर अगली जो प्रक्रिया आती है वजन बढ़ाना। वजन बढ़ाने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो रेशा तैयार किया गया है उसे रेशे को उस पर वजन बढ़ाया जाता है। उसके लिए लोहा, टीन वगैरह जो है ऐसे पदार्थों को उसके ऊपर लगाकर सटा दिया जाता है और जब वो उस पर चिपक कर एक साथ हो जाते हैं तो रेशम के धागे का जो वजन है वो बढ़ जाता है। फिर आ जाती है अगली प्रक्रिया यहाँ पर ब्लीचिंग करना। ब्लीचिंग की प्रक्रिया में रेशों को तीव्र शक्तिशाली ब्लीच जो होते हैं वो रेशमी पदार्थों को खराब कर देते हैं, इसलिए इस पर तीव्र ब्लीच ना करके हल्के माध्यम से ब्लीच किया जाता है और रेशों को और अधिक सुंदर बना दिया जाता है। फिर अगली जो प्रक्रिया आती है वो होती है रंगना। रंगना प्रक्रिया में रेशम के रेशे की सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि इनके ऊपर कलर जो है बहुत ही अच्छे प्रकार से चढ़ जाते हैं, गहरे चढ़ते हैं और सभी जगह पर एक समान चढ़ते हैं, इसलिए इनको अच्छे रंगों में डुबोकर अच्छी तरीके से रंगा जाता है और इन पर छपाई वगैरह का कार्य भी किया जाता है। रेशम का जो रेशा है छपाई करना यानी कि जब वस्त्र बना दिए जाते हैं इनसे तो उनके वस्त्रों की सतह पर नमूनों को अंकित किया जाता है और नमूनों को उसकी सतह पर लगाना ही छपाई कार्य कहलाता है। फिर लास्ट इसमें रह जाता है परिसज्जा। परिसज्जा का मतलब यह है कि जब वस्त्र पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है तो उस समय उस वस्त्र को और अधिक सुंदर बनाने के लिए उस पर विभिन्न महीन सौंदर्यात्मक अगर जो व्यक्ति कौशल में पूरी तरीके से निपुण है वो व्यक्ति उसके ऊपर बारीकी से विभिन्न प्रकार की कशीदाकारी करके सोने चांदी के तारों के द्वारा नक्काशी वगैरह करके उस वस्त्र को और अधिक सुंदर बना देते हैं ताकि जो रेशमी वस्त्र का स्वयं का जो गुण है और अधिक बढ़ जाता है उसमें। इसीलिए रेशमी वस्त्र कहा जाता है, महंगे वस्त्र होते हैं और लेकिन सबसे सुंदर वस्त्र जो कहे जाते हैं सभी वस्त्रों में वो रेशमी वस्त्र होते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि रेशम कीड़े से किस प्रकार से रेशा प्राप्त किया जाता है, उसको वस्त्र में बदला जाता है और वस्त्रों को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया जाता है। अगली जब हमारी क्लास आएगी तो अब हम उस क्लास में पढ़ेंगे रेशम के वस्त्रों की विशेषताएं, जिसमें भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।